नमस्कार साथियों, मैं शैतान सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शैतान सिंह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे NCERT के द्वारा जो जारी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे और आज का जो विषय रहेगा वो हमारा रहेगा भूगोल विषय। भूगोल विषय का जो पहला अध्याय है वो है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेषण। मित्रों, इस बार जो नया शैक्षणिक वर्ष रहेगा, इस वर्ष के तहत राजस्थान के अंदर सभी स्कूलों में NCERT पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है और RBSE का जो पाठ्यक्रम था उसको हटाया जा रहा है। मित्रों, दोनों पाठ्यक्रमों में बस इतना सा चेंज है। आपके भूगोल विषय में तो लगभग पार्ट कॉमन है, इक्के दुक्के पार्ट कोई चेंज होंगे, लेकिन इनकी जो भाषा है, भाषा शैली किताबों में जो बुक्स के अंदर दे रखी वो थोड़ी सी टफ है। तो हम उन पाठों के संदर्भ में एक सरल लैंग्वेज के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो बेस रहेगा वो RBSE के माध्यम से ही रहेगा, लेकिन समझने का प्रयास अभी तक मार्केट के अंदर किताबें नहीं आई हैं, लेकिन बोर्ड ने जो पिछली बार राजस्थान में वैसे पाठ्यक्रम 5 साल पहले जारी हो चुका था, तो उस पाठ्यक्रम के बेस पर हम बात करेंगे। आज पहला अध्याय हमारा मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेषण। तो इस पाठ को शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी को बात बता दूं कि आप भूगोल विषय के एक स्टूडेंट होने के नाते आपको भूगोल का एक सामान्य परिचय पता होना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले यदि हम बात करें भूगोल, ये जो भूगोल शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से, देखो इसको हम जियोग्राफी कहते हैं, लेकिन ये जो जियोग्राफी शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफोस। जियो का मतलब होता है मित्रों पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। अब किसका वर्णन? पृथ्वी का वर्णन। मित्रों, जिस विषय के अंदर पृथ्वी का वर्णन किया जाएगा उस विषय को हम कौन सा विषय कहेंगे? भूगोल कहेंगे। एक सामान्य सी परिभाषा हो जाएगी। तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल का शाब्दिक अर्थ होगा। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भूगोल भूमि गोल है, लेकिन ऐसा इसका अर्थ नहीं निकलता है। इसका जो अर्थ रहेगा वो पृथ्वी का वर्णन करना ही रहेगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं इस भूगोल शब्द को सबसे पहले किसने दिया। भाई, कोई भी चीज हो या कोई भी नाम हो, उसका नामकरण सबसे पहले कौन करता है? तो उसका नाम बहुत ही जरूरी आपको याद रखना है। तो इसका जो नामकरण करने वाले थे, भूगोल शब्द सबसे पहले देने वाले थे, तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द किसने दिया? भूगोल वेता थे एक इरेटोस्थेनीज। सर्वप्रथम किसने दिया इन्होंने? इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द दिया। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है साथ साथ में आप नोट्स लिखते जाइए। ठीक, तो सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज ने इस शब्द को दिया था। ठीक, और इस भूगोल विषय के संदर्भ में सर्वाधिक अच्छा काम जो एक पिता होने के नाते जो व्यक्ति करता है उसे जनक की संज्ञा दी जाती है। तो इस संदर्भ में एक भूगोल वेता हुए थे हिकेटियस, उन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस भूगोल वेता थे, इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक। तो मित्रों, भूगोल का जनक कहो या भूगोल का पिता कहो, एक ही बात है। तो भूगोल का पिता कौन? हिकेटियस। ठीक, ये सामान्य जानकारी। सबसे पहली बात, भूगोल शब्द जो जियोग्राफी शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। इस शब्द को देने वाले थे इरेटोस्थेनीज और इस भूगोल विषय का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए मित्रों, जो भूगोल विषय है इस भूगोल विषय को दो भागों के अंदर बांटा गया है। दो भागों के अंदर तो जो पहला है इसका
पहली इसकी जो शाखा है भूगोल की वो है भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल? भौतिक भूगोल। और दूसरा भूगोल है आपके मानव भूगोल। मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भूगोल को हमने कितने विषयों में बांटा है? 2 विषयों में बांटा है या 2 शाखाओं में बांटा है। पहली शाखा रहेगी भौतिक भूगोल, दूसरी रहेगी मानव भूगोल। तो भूगोल का तो हमने देख लिया, पृथ्वी का वर्णन करना, तो इस पृथ्वी का जो भी वर्णन होगा वो भूगोल में होगा। अब भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे हम और मानव भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे? आपको भली भांति पता होगा, जो बच्चे इस बार 11 से 12th में प्रमोट होकर आए हैं उनका जो पाठ्यक्रम था वो एनसीईआरटी बेस पर ही था, और उनके जो भूगोल विषय की जो किताब थी उस किताब के अंदर वो पूरी की पूरी किताब किसकी थी? भौतिक भूगोल से संबंधित थी। और जो 12th क्लास में जो किताब है वो मानव भूगोल से संबंधित है। तो दोनों विषय आपके जो दोनों शाखाएं हैं वो 11th और 12th में आपने पढ़ ली, मतलब भूगोल पूरा पढ़ लिया। 11th में आपने भौतिक भूगोल पढ़ा और 12th में आप कौन सा भूगोल पढ़ोगे? मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो भौतिक भूगोल के अंदर भौतिक वातावरण का अध्ययन, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक वातावरण का, भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक, भौतिक वातावरण का मतलब समझते हैं। देखिए, भौतिक वातावरण का मतलब होता है जल, वायु, वनस्पति या जो हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है उस प्रकृति से संबंधित जितने भी जो क्रियाएं हैं उन सब का जो अध्ययन है वो हम कौन से भूगोल में करेंगे? भौतिक भूगोल के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक, और मित्रों मानव भूगोल का मतलब क्या है? मानव भूगोल के अंदर मुख्य जो केंद्र बिंदु माना गया है इस भूगोल का, उसे माना गया है मानवीय क्रियाकलापों को। किसको माना गया है? मानवीय क्रियाकलापों को इसका जो केंद्र बिंदु माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि 12th के अंदर आपका मानव भूगोल ही पूछा जाएगा, और मानव भूगोल में सीधा पूछा प्रश्न बनता है कि मानव भूगोल का केंद्रीय बिंदु किसे माना गया है? तो केंद्रीय बिंदु मानवीय क्रियाकलापों को माना गया है। मानव भूगोल की परिभाषा की यदि बात करें, एक सामान्य परिभाषा, तो ऐसा भूगोल जिसमें भौतिक वातावरण के साथ साथ, जिसमें भौतिक वातावरण के साथ साथ किसका? मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन भी किया जाता है। मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। उस भूगोल को हम कौन सा भूगोल कहेंगे? मानव भूगोल कहेंगे। ठीक, तो अभी तक हमने जो जानकारी पढ़ी वो लगभग आपकी सामान्य जानकारी जो भूगोल विषय से संबंधित थी, और प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो आधुनिक विद्यार्थी हैं या विद्यार्थियों का जो आधुनिक मॉडल आ रहा है उन बच्चों को ये तक भी पता नहीं होता है सब्जेक्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आपको कोई भी कुछ भी पूछे तो भूगोल का इतना सा आपको नॉलेज होना ही चाहिए। सबसे पहली बात, भूगोल का मतलब जियोग्राफी। ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक मित्रों, इस भूगोल शब्द को सबसे पहले देने वाले, मतलब इस शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? इरेटोस्थेनीज ने। तो इस भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे इरेटोस्थेनीज। भूगोल के अंदर सबसे अधिक सराहनीय कार्य, अच्छा कार्य जो एक पिता होने के नाते जो भी करता है उसको जनक की संज्ञा दी जाती है। तो भूगोल का जनक अर्थात पिता किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। मित्रों, जो विद्यार्थी इतिहास के हैं और इतिहास के विद्यार्थी यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिएगा, इतिहास का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को, और राजनीति विज्ञान का जो पिता है वो अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं हम? अरस्तु को। राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु। और अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अरस्तु को कौन से विज्ञान का? जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं।
जीव विज्ञान का पिता बी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, तो फिर भूगोल को हमने दो शाखाओं के अंदर बांटा, एक भौतिक भूगोल तो दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण अर्थात भौतिक पर्यावरण अर्थात प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल में भौतिक वातावरण के साथ साथ में मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, तो मानव मित्रों, मानव जो भूगोल है, देखिए पाठ का नाम भी हमारा मानव भूगोल। इस मानव भूगोल की प्रकृति और इसका जो विशेष क्षेत्र है इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ये जो पाठ है आपका 2 अंक का है, तो 2 अंक यहाँ से आपके सवाल मतलब 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। एक एक फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा मानव भूगोल। अभी हमने बात की मानव भूगोल की एक सामान्य परिभाषा कौन सी थी? भौतिक वातावरण के साथ साथ में मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का जिस भूगोल में अध्ययन किया जाता है उसे मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक, अब देखिए मित्रों, जो ये मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का प्रादुर्भाव को या इसकी जो शुरुआत है, मानव भूगोल की जो शुरुआत है वो 18वीं शताब्दी में हुई। कौन सी शताब्दी में हुई? 18वीं सदी में हुई। तो मानव भूगोल की शुरुआत 18वीं सदी में हुई, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और हमने ये भी देख लिया था भौतिक वातावरण के साथ साथ में, कौन सा? भौतिक वातावरण के साथ साथ में भौतिक वातावरण प्लस मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। मानव सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता। देखिए मित्रों, परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है कि किसी भूगोलविदा के अनुसार एग्जाम में पूछा जाए या सीधा पूछ ले मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो आपकी ये परिभाषा काम आएगी। देखिए मानव भूगोल के अंदर यदि हम बात करें अभी वर्तमान का जो आधुनिक मानव भूगोल है, आधुनिक मानव भूगोल, इस आधुनिक मानव भूगोल की जो शुरुआत करने वाले थे या इसका जनक था, आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जो रेडजेल। किसे कहते हैं? रेडजेल। तो आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक है वो रेडजेल को कहा जाता है। ये जो रेडजेल थे मित्रों, रेडजेल जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। याद रखना है, प्रश्न सीधा पूछा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भूगोलवेत्ता रेडजेल का संबंध कौन से देश से है? तो जर्मनी। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? रेडजेल। मित्रों, ये जो रेडजेल थे, रेडजेल ने एक पुस्तक अर्थात एक ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी या जियोग्राफी, एक ही बात है, जियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, इनकी इस ग्रंथ का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया, जिसके संदर्भ में इन्होंने आधुनिक मानव भूगोल का विस्तार से वर्णन किया। तो रेडजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले। ठीक मित्रों, रेडजेल जर्मनी के रहने वाले थे, ये बात तो आपको पता है, लेकिन इनकी एक शिष्या थी और उस शिष्या का नाम था एलन कुमारी सैंपल या सैंपल भी कहते हैं उसको, और वो थी अमेरिका की रहने वाली। इस बात का भी आपको ध्यान, उसके संदर्भ में हम आगे भी बात करेंगे विस्तार से। पहले हम बात कर लेते हैं, इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर मानव भूगोल की परिभाषा दी थी और वो परिभाषा थी मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। ऐसी बात तो एनसीईआरटी में कर रखी है और संश्लेषित अध्ययन है, ऐसा आरबीएसई में लिख रखा है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है उस परिभाषा को लिखते हैं। तो इन्होंने परिभाषा दी थी, परिभाषा
मानव भूगोल की। तो इन्होंने लिखा मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव समाजों, मानव समाजों एवं धरातल के बीच, धरातल के बीच या मध्य, धरातल के मध्य संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन है। ठीक, ये परिभाषा थी जर्मनी भूगोलवेता रेटजेल, जिन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों, मानव का पूरा समाज और जो समाज जिस धरातल पर रह रहा है उनके बीच जो संबंध है, उन संबंधों का जो अध्ययन किया जाएगा वो मानव भूगोल के अंदर किया जाएगा। ठीक मित्रों, एक बात हमने यहाँ लिखी है, वो लिख लीजिए। जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का जो केंद्रीय बिंदु या केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु किसे माना गया है? मानवीय क्रियाकलापों को माना, मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय। तो मानव भूगोल का जो केंद्रीय बिंदु है, केंद्र बिंदु, वो किसे कहा जाता है? मानवीय क्रियाकलापों को कहा जाता है। ठीक, ये थी सामान्य जानकारी रेटजेल के बारे में। अब हम बात करते हैं, रेटजेल की शिष्या थी और उस शिष्या का नाम था एलन कुमारी सैंपल या सैंपल की बात है। तो हम बात करते हैं हम आगे एलन कुमारी सैंपल कहो या सैंपल, कुछ किताबें सैंपल भी लिखती है, एक ही बात। सबसे पहली बात, ये कौन थी? ये थी रेटजेल की शिष्या। किसकी शिष्या थी? रेटजेल की शिष्या, रेटजेल की शिष्या। इसका मतलब ये लड़की थी, क्या रखना, एलन कुमारी सैंपल। रेटजेल की, ये अमेरिकी भूगोल है, अमेरिकी भूगोल है, मतलब अमेरिका के रहने वाले। तीन जानकारियां। पहली जानकारी रेटजेल की शिष्या, दूसरी जानकारी नवनियतिवाद की कट्टर समर्थक, तीसरी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अमेरिकी भूगोल। एग्जाम में पूछा जा सकता है किन्हीं दो अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम, किन्हीं दो जर्मन भूगोलवेताओं के नाम, तो याद रखिएगा। एक का एलन कुमारी सैंपल। ठीक मित्रों, एलन कुमारी सैंपल ने जो परिभाषा दी मानव भूगोल की, वो क्या दी थी? देखिए परिभाषा। एलन कुमारी सैंपल एक अच्छी परिभाषा देती है, कहती है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, इसने क्या कहा? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। ऐसा एनसीईआरटी में लिख रखा है। आरबीएससी की किताब में थोड़ा सा अलग लिख रखा है, लेकिन हम एनसीईआरटी के संदर्भ में पढ़ेंगे तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। देखिएगा, उन्होंने लिखा अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच, क्रियाशील मानव के बीच, क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन की, संश्लेषित अध्ययन की मानव अध्ययन ही मानव भूगोल है। ठीक, देखिए कुछ बच्चों के दिमाग के अंदर यदि कोई भ्रांति हो तो उसको दूर कर सकते हो आप। चाहे ये परिभाषा लिखो, चाहे आरबीएससी की परिभाषा लिखो, एक ही बात है। दोनों का जो सेंस निकलता है वो एक ही निकलता है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। और उसमें चंचल मानव के बारे में बात कर रखी, दोनों का अर्थ एक ही है। तो जो परिभाषा आपको अच्छी लगती है उसको आप लिखिएगा, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि इस बार जो नए पाठ्यक्रम का परिभाषा ये सूटेबल है। ठीक, तो ये थी एलन कुमारी सैंपल
इधर था रेड टेल, इन दोनों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और अगला जो आता है विडाल डी ला ब्लास, उन्होंने एक परिभाषा दी थी, बड़ी परिभाषा है और कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। तो उस परिभाषा के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन वो पीछे एक और उससे रिलेटेड टॉपिक आएगा, उसके बाद उसके साथ में उसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इन दो बातों को आप ध्यान से याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण बात कि इस मानव भूगोल का जो सर्वाधिक विकास है वो फ्रांस में होता है। कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। तो सबसे पहले की बात भी नोट कर लीजिए आप, मानव भूगोल इस मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। कहाँ होता है? फ्रांस में सर्वाधिक विकास का फ्रांस में होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की यदि बात करें, मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को एक अमेरिका के भूगोलवेता थे हटिंगटन ने कितने वर्गों में बांटा इसको? 2 वर्ग। उन्होंने बताया कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें इसमें सबसे पहले का भौतिक दशाएं, दूसरा इसमें था मानवीय दशाएं। भौतिक दशाओं में हम प्राकृतिक दशाओं को रखते हैं, प्राकृतिक दशाएं। ठीक मित्रों, हटिंगटन ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिकी भूगोल होता है, ध्यान रखना, अमेरिकी भूगोल होता है, अमेरिकी भूगोल। ठीक, तो सबसे पहली बात, मानव भूगोल का जो सर्वाधिक विकास है वो फ्रांस में होता है। अध्ययन क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हटिंगटन ने 2 वर्गों में बांटा है। पहला है भौतिक दशाएं, दूसरा है मानवीय दशाएं। और हटिंगटन कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिकी भूगोलवेता। ठीक, इतनी जानकारी लिखने के बाद इस भूगोल विषय के संदर्भ में 3 अवधारणाएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और एक अच्छा भूगोल का स्टूडेंट विद्यार्थी होने के नाते उन तीनों के बारे में एक सामान्य जानकारी का पालन है। देखिए कौन सी अवधारणाएं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक है नियतिवाद, एक है संभववाद, एक है नवनियतिवाद। ठीक, नियतिवाद की यदि हम बात करें तो नियतिवाद के अंदर, नियतिवाद में जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थान किसका है? तो नियतिवाद में जो प्रमुख स्थान है वो प्रकृति का है। प्रकृति जिसको नियति लिखे, इसमें प्रमुख स्थान किसका है? नियति का प्रमुख स्थान। तो कहने का मतलब ये हुआ, भूगोल की एक ऐसी अवधारणा जिसमें प्रकृति को प्रमुख स्थान प्राप्त या प्रकृति को प्रमुख माना जाता है, उस अवधारणा को कौन सी अवधारणा कहते हैं? नियतिवाद। मित्रों, संभववाद की यदि हम बात करें तो संभववाद में जो प्रमुख स्थान है वो किसी प्रमुख, तो संभववाद में प्रमुख स्थान मित्रों मानव की मानव, प्रमुख स्थान किसका है? मानव, मानव अर्थात मनुष्य। मित्रों, इस संभववाद की जो नींव है वो सबसे पहले, या इसके जनक की यदि हम बात करें, जनक, वो जनक कौन है इसके? विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास। ये जो विडाल डी ला ब्लास थे वो कहाँ के रहने वाले थे?
ये फ्रांस के लेने वाला फ्रांस का, ठीक। नियतिवाद में प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया गया, जबकि संभववाद में मानव को प्रमुख स्थान दिया गया। और नवनियतिवाद की यदि बात करें, नवनियतिवाद इसका जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक ब्रिटेन, ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी भूगोलविदा थे, अमेरिकी भूगोलविदा। मित्रों, इस नवनियतिवाद के अंदर क्या होता है? प्रकृति और मानव के बीच के सामंजस्य को शामिल किया जाता है। इसमें न तो प्रकृति को बड़ा माना जाता है, न मानव को बड़ा माना जाता है। इसमें इन दोनों के सामंजस्य को बराबर दर्जा दे रखा है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि नवनियतिवाद में क्या होता है? मानव व प्रकृति के सामंजस्य को प्रमुख स्थान, तो भूगोल की ये तीन अवधारणाएं हमें पता होनी चाहिए। नियतिवाद में प्रमुख स्थान प्रकृति को, या भूगोल की एक ऐसी अवधारणा जिसमें प्रमुख किसे माना गया है? प्रकृति को ही नियति कहा जाता है। संभववाद में प्रमुख स्थान मानव अर्थात मनुष्य को, और इसका जो जनक विलायती लाप्लास। और नवनियतिवाद में इसके जो जनक है वो डेविड टेलर, अमेरिकी भूगोलविदा, और इसमें मानव और प्रकृति के सामंजस्य को प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो तीन अवधारणाओं का अध्ययन करने के बाद जो भी मैंने पहले बोला था कि मानव भूगोल की शाखा। मित्रों, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनता है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं। कई जगह शाखा कहते हैं, तो ठीक बात है, शाखा चौड़ी और शाखा। देखिए, मानव भूगोल के अंदर कई डिवाइडेशन कर रखे हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल, फिर यदि हम बात करें सामाजिक भूगोल, फिर यदि हम बात करें सांस्कृतिक भूगोल, आगे यदि हम बात करें कृषि भूगोल, फिर बात करें चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, तो ये मित्रों मानव भूगोल की क्या है? प्रमुख शाखाएं। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, चिकित्सा, सैन्य भूगोल को सैनिक भूगोल भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि इस भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सबका नाम सामने ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक। ये थी आपकी मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं। और यहाँ से अक्सर एग्जाम में एनसीईआरटी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पूरे पार्ट के अंदर मुख्य बात यही है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं, और यहाँ से प्रश्न बन जाता है
2 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यदि एक प्रश्न 2 नंबर का डायरेक्ट पूछे तो वो आपको ऐसे पूछेगा कि मानव भूगोल की 5 शाखाओं के नाम बताओ, तो आप इनमें से 5 शाखाएं लिख सकते। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो शेष अध्याय उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।